अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में केमिस्ट्री का हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको हम स्टिशियोमेट्री कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम रिलेशनशिप मालूम करते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में। क्वांटिटेटिवली तौर पर हम बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में इन इक्वेशन में हम इन दोनों के बीच में यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में हम रिलेशनशिप को मालूम करते हैं और वो क्वांटिटेटिवली हम इसको डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो केमिस्ट्री का जो ताल्लुक है वो फिजिकल साइंसेस के साथ है। तो फिजिकल साइंसेस में केमिस्ट्री को हम डिस्कस करते हैं तो केमिस्ट्री फिजिकल साइंसेस की एक ब्रांच है और फिजिकल साइंसेस में हमने डिस्कस क्या करना होता है, मटेरियल यूनिवर्स को हम स्टडी करते हैं। तो मटेरियल यूनिवर्स को हम जब भी स्टडी करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमने मैटर को स्टडी करना होता है। हम इसमें मैटर को ही स्टडी कर रहे होते हैं। और जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में हम जो भी काम करते हैं उसको हम एक्सपेरिमेंटली काम करते हैं, एक्सपेरिमेंटल वर्क कहते हैं। हम एक्सपेरिमेंट के बगैर कोई भी काम केमिस्ट्री में नहीं कर सकते क्योंकि ये साइंस है और साइंस में हमने चीज़ों को एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रूव करना होता है। इस वजह से हम केमिस्ट्री को एक्सपेरिमेंटल साइंस भी कहते हैं। तो केमिस्ट्री हमारे पास एक्सपेरिमेंटल साइंस भी है और इस एक्सपेरिमेंटल साइंस में और इस मटेरियल यूनिवर्स में या केमिस्ट्री में हम किसके बारे में स्टडी कर रहे होते हैं, मैटर के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं। मैटर की हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी होती है और ये प्रॉपर्टीज दो तरह की हो सकती है। हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करते हैं इसमें और इसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करते हैं और इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है वो सारा कुछ हम केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। और मैटर के जो केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि केमिस्ट्री का ताल्लुक ही केमिकल रिएक्शन से होते हैं, तो हम केमिकल रिएक्शन भी स्टडी करते हैं मैटर के। जब हमें मैटर के बारे में इल्म हो जाता है, मैटर के बारे में हम पढ़ लेते हैं, हमें कुछ इल्म हो जाता है, तो इंसान के जहन में कुछ बेसिक क्वेश्चंस आती हैं। उन क्वेश्चंस के आंसर हम दे पाते हैं। मिसाल के तौर पर इंसान के जहन में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ मैटर, मैटर की कंपोजिशन क्या है। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ मैटर। अब इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं इंसान के जहन में, एक नॉर्मल इंसान के जहन में ये जो क्वेश्चन आते हैं इसका आंसर हम तभी दे पाते हैं जब हम मैटर को समझ लेते हैं केमिस्ट्री के जरिए और केमिस्ट्री में हम इसको स्टडी कर रहे होते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है जो एक सिंपल क्वेश्चन है कि हाउ इट इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर वन। एक किस्म के मैटर को हाउ इट इज ट्रांसफॉर्म्ड from one matter to another one। हम एक मैटर को दूसरे मैटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो इस तरह के क्वेश्चन जहन में आते हैं हम इन्हीं का आंसर केमिस्ट्री में ही दे पाते हैं जब हम मैटर को समझ लेते हैं। जैसे जैसे हम केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे होते हैं, केमिस्ट्री को हम पढ़ रहे होते हैं, तो हम एक नई दुनिया में दाखिल हो जाते हैं। और वो नई दुनिया किसकी होती है, वर्ल्ड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स और एटम्स की दुनिया में हम दाखिल हो जाते हैं। वर्ल्ड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये एटम्स हैं, ये बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। और इन टाइनी पार्टिकल्स के बारे में जब हमें इल्म हो जाता है, हम इनको समझ लेते हैं, तो मैटर के जो मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं मटेरियल को और इसके प्रोसेस को फिर हम आसानी से समझना शुरू कर देते हैं, आसानी से समझ आना शुरू हो जाता है जब हम इन छोटे पार्टिकल्स को समझना शुरू कर देते हैं। अब जब भी कोई नई चीज डिस्कवर होती है तो केमिस्ट को सबसे पहला प्रॉब्लम ये होता है कि इसका केमिकल फार्मूला क्या होगा। लैब में कोई एक्सपेरिमेंटल काम कर रहा होता है, कोई नई चीज बन जाती है, फर्ज करो एक नई चीज बन जाती है, तो साइंटिस्ट को पहला जो प्रॉब्लम होता है वो क्या है कि इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या लें। तो सबसे पहले वो फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, इसका फार्मूला मालूम करते हैं। जब इनको फार्मूला मिल जाते हैं
तब अगला जो प्रॉब्लम इनको आता है वो ये होता है कि ये किन चीजों से मिलकर बना है और कितनी क्वांटिटी में दरकार है, इसके जो कंपोनेंट है, इस केमिकल कंपाउंड के जो कंपोनेंट है उसकी क्वांटिटी कितनी है, कितनी क्वांटिटी हम मिलाएंगे तब जाके ये बनेगा। तो बात दरअसल कहां पे आ जाती है, क्वांटिटी की तरफ ही आ जाती है। जो आज हमारा टॉपिक है वो इसी क्वांटिटी की बुनियाद पर है कि जब भी कोई नई चीज बनाई जाती है उसमें हम देखते हैं पहला मसला साइंटिस्ट को फार्मूला का होता है, वो फार्मूला ढूंढने की कोशिश करते हैं। फिर नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होता है वो ये देखते हैं कि ये जो चीज बनी है ये किस चीज से बनी है और इसके कंपोनेंट जो है इनकी क्वांटिटी हमें कितनी लेनी पड़ेगी तब जाके ये केमिकल कंपाउंड हमें मिलेगा। तो हम ये सारा कुछ जो क्वांटिटी के लिहाज से हम डिस्कस करते हैं, हम उसी ब्रांच को स्टिशियोमेट्री कहते हैं। और स्टिशियोमेट्री असल में क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस की एक ब्रांच है। क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री या फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस की एक ब्रांच है। अब ये जो क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री हम देख रहे हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस को हम देख रहे हैं, इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। हम इसको हर फील्ड में डिस्कस कर रहे होते हैं, ये प्रैक्टिकल में इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। इसके बगैर गुजारा मुमकिन नहीं है, कोई रिजल्ट हम नहीं हासिल कर सकते। यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ अहमियत बता देता हूँ इसकी अहमियत क्या है। मेडिकल साइंसेज में इस क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री या एनालिसिस की बहुत ज्यादा अहमियत है। मेडिकल साइंसेज में इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। मिसाल के तौर पर शुगर का मरीज है, उसके ब्लड में हम ग्लूकोज को मालूम करते हैं, ग्लूकोज मेजर करते हैं ब्लड में। इस तरह एथलीट्स हैं, उनके यूरिन में हम स्टीरॉयड्स को मालूम करते हैं, जो डोपिंग का प्रोसेस होता है। इसी तरह थर्ड की अगर हम बात करें, हार्ट पेशेंट होते हैं, हार्ट पेशेंट्स, उनके ब्लड में हम कोलेस्टेरोल्स को मालूम करते हैं। तो ये सारा जो डिटर्मिनेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, हम इनकी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर रहे हैं, तो ये हम किसके जरिए करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के जरिए करते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के जरिए करते हैं। और इस क्वांटिटेटिव एनालिसिस के जरिए हमें किसकी जरूरत होती है, स्टिशियोमेट्री की जरूरत होती है। तो हमें आज स्टिशियोमेट्री को ही समझना है। जब हम क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री या क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि सैंपल के अंदर जो कंपोनेंट है उसकी कितनी कंसंट्रेशन मौजूद है। सैंपल के अंदर हमने कंपोनेंट के कंसंट्रेशन को मालूम करना होता है, उसी को हम क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री कहते हैं या क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। हम उनकी कंसंट्रेशंस को मालूम करते हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास है स्टिशियोमेट्री। तो मैंने आप लोगों को बताया कि स्टिशियोमेट्री की बहुत ज्यादा अहमियत है। ये क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टिशियोमेट्री को जब हम देखते हैं यह हमें रिलेशनशिप बताता है, दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप बताता है। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में ये क्वांटिटेटिवली रिलेशनशिप बताता है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। किसके बीच में, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में। जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, इक्वेशन लिखते हैं, आपने सबसे पहले उसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के बाद आप लोगों ने जो क्वांटिटेटिवली मोल के लिहाज से रिलेशनशिप मालूम करना है, मैस के लिहाज से या वॉल्यूम के लिहाज से मालूम करना है, तो आपने किस ब्रांच को फॉलो करना है, स्टिशियोमेट्री को ही फॉलो करना है। वैसे अगर हम देखें जो स्टिशियोमेट्री का लफ्ज है हमारे पास ये ग्रीक जबान के लफ्ज से निकला है और दो अल्फाज से मिलकर बना है। एक है स्टिशियोन और दूसरा है मेट्रिसिस। स्टिशियोन का मतलब यह है सिंपलेस्ट कंपोनेंट, उसके कंपोनेंट्स को हम देख रहे होते हैं। और मेट्रिसी का मतलब होता है टू मेजर, यानी कोई भी केमिकल कंपाउंड है, कोई भी केमिकल फार्मूला है, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी रिएक्टेंट है, आपने उसकी कंसंट्रेशन को सिंपल अंदाज में उसके सिंपलेस्ट कंपोनेंट्स को मेजर करना होता है। उसी को हम स्टिशियोमेट्री कहते हैं। और इस स्टिशियोमेट्री की डेफिनेशन की तरफ जब हम आते हैं तो सेकंड पॉइंट में हमने डेफिनेशन को देखना है। डेफिनेशन में हम देखते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की एक ब्रांच है विच टेल्स अस क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, जो हमें
किस तरह का रिलेशनशिप बताता है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताता है कि इन दोनों के बीच में बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में ये हमें क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताता है। लेकिन कब बताएगा, इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, हमें केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस्ड करके फिर ये रिलेशनशिप बताना होता है। अब जब हम केमिकल इक्वेशंस की बात करते हैं, कोई भी केमिकल इक्वेशन देखते हैं, हमारे पास केमिकल इक्वेशन दो तरह के हो सकते हैं और उनके कुछ हमारे पास लिमिटेशन भी होती हैं। केमिकल इक्वेशंस, कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कंप्लीट हो जाते हैं और कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जो कंप्लीट नहीं होते, इनकम्प्लीट ही रहते हैं। और इनकम्प्लीट वाले कौन से होते हैं, जिनमें डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टैब्लिश हो जाता है। ऐसे रिएक्शंस क्या कहलाते हैं, इनकम्प्लीट कहलाते हैं, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट हमें 100% नहीं मिलते। इसके अलावा जो केमिकल रिएक्शन हम कर रहे होते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो हमें एग्जैक्ट जो हमें प्रोडक्ट मिलने होते हैं, जो हमने हासिल करने होते हैं, जो हमारे डिजायरेबल प्रोडक्ट होते हैं, जिसको हम मेन प्रोडक्ट कहते हैं, जो हमारी पसंद के होते हैं, वो हमें एग्जैक्टली 100% मिल जाते हैं। और कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो मेन प्रोडक्ट की बजाय कुछ बाय प्रोडक्ट भी बना देते हैं, बाय प्रोडक्ट बना देते हैं, या फिर वो साइड रिएक्शन में भी चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो स्टिशियोमेट्री है वो मुतासिर होगी, कैलकुलेशन मुतासिर होगी। और इसके अलावा जो केमिकल इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन से हमें हर तरह की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये रिएक्टेंट्स है और इसको हम कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट्स में, तो इसकी कुछ लिमिटेशन है, केमिकल इक्वेशंस की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। फर्स्ट जो लिमिटेशंस की अगर हम बात करें, उनमें से ये है कि कंडीशंस का हमें नहीं पता होता, एग्जैक्ट कंडीशंस का हमें नहीं पता होता कि हमने एग्जैक्ट टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी चीजें क्या रखनी पड़ती हैं। तो केमिकल इक्वेशन से हमें एग्जैक्ट इन चीजों का पता नहीं चलता। और सेकंड केमिकल इक्वेशन की लिमिटेशन ये होती है कि केमिकल इक्वेशन हमें ये नहीं पता कि रिएक्शन कितना फास्ट जाएगा, हाउ फास्ट, कितना फास्ट जाएगा, या कितने दिनों में कंप्लीट होगा और हमें कब प्रोडक्ट मिलेगा। ये हमारे पास क्या आ जाती है, लिमिटेशन आ जाती है केमिकल इक्वेशंस की। लेकिन जब भी हम स्टिशियोमेट्री करेंगे, जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शंस को इसकी कैलकुलेशंस करेंगे, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप बनाएंगे, तो हमने कुछ दो अजम्पशंस बनाई हैं, हमने उनको देखना होता है। उन दो अजम्पशन में से पहला अजम्पशन ये है कि हमने ये फर्ज कर लेना है कि ऑल द रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स। आपने जितने भी रिएक्टेंट्स लिए हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने चाहिए। आपने 1 किलोग्राम रिएक्टेंट्स लिए हैं तो आपको प्रोडक्ट भी कितने मिलने चाहिए, 1 किलोग्राम मिलने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि रिएक्टेंट्स ज्यादा हो, कम हो और प्रोडक्ट्स की वैल्यू से चेंज हो। तो आपने जितने रिएक्टेंट्स लिए हैं प्रोडक्ट भी उतने ही बनने चाहिए। सेकंड अजम्पशन ये बना है कि नो साइड रिएक्शन, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि कोई साइड रिएक्शन कुछ में ऐसा होता है कि बाय प्रोडक्ट या साइड रिएक्शन हो जाता है, तो कोई साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। आपका जो डिजायरेबल प्रोडक्ट है आपको वो एग्जैक्टली मिलना चाहिए। आपके जो रिएक्टेंट है वो 100% वो आप ही के डिजायरेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने चाहिए, किसी और इधर उधर वाले रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होने चाहिए। तो ये दो अजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। पहला है ऑल द रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स, और सेकंड है नो साइड रिएक्शन अकर। तो जब भी हम स्टिशियोमेट्री कर रहे होते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, इस ब्रांच को हम स्टडी करते हैं, इसके मुताबिक हम कैलकुलेशंस करते हैं, तो हमें लॉ को भी ख्याल रखना चाहिए। कुछ लॉ है हमें वो फॉलो करने चाहिए। पहला लॉ हमारे पास का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हमें इसको फॉलो करना पड़ेगा। जब भी आप केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करोगे, आप कैलकुलेशंस करोगे, तो आपको ये अंदाजा होना चाहिए, ये कंफर्म होना चाहिए कि आपने जितने रिएक्टेंट्स लिए हैं, जितना रिएक्टेंट्स लिया है, जितना उसका मास है, वॉल्यूम है, वो किस में कन्वर्ट होना चाहिए, 100% प्रोडक्ट में जाके कन्वर्ट होना चाहिए। ना उससे ज्यादा हो ना उससे कम हो, क्योंकि हमने मास को क्या रखना है, कंजर्व रखना है। जितना मास आपने लिया है उतना ही जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहिए। उसके बाद लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है।
लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में भी हम देखते हैं कि आपके पास हर केमिकल फार्मूला के लिए, हर केमिकल कंपाउंड के लिए, हर एलिमेंट की एक खास प्रोपोर्शन होती है। आप उस खास प्रोपोर्शन में उन एलिमेंट्स को मिलाओगे तब जाके वो फार्मूला बनेगा। अगर आप उससे प्रोपोर्शंस को आगे पीछे कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तब वो फार्मूला नहीं बनेगा। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे पास हाइड्रोजन है H2 और प्लस O2, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। और मेरा जो फोकस है, मेन प्रोडक्ट क्या है, वो H2O है, मैं ये बनाना चाहता हूँ। ठीक है, इसका कोई साइड रिएक्शन फर्ज करो हो जाता है तो वो क्या बना लेगा, H2O2 बना लेता है फर्ज करो। तो H2O2 अगर बनाए तो ये सारे का सारा जो रिएक्टेंट है वो एग्जैक्टली 100% पानी में तो नहीं बदलेगा, पानी में तो कन्वर्ट नहीं होगा। इसका कुछ हिस्सा किस में आ गया, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में भी आ गया, इस साइड रिएक्शन में भी आ गया, जिससे मेरे पास कैलकुलेशन क्या होगी, वो मुतासिर होगी। तो यहाँ पे 100% मेरे पास पानी नहीं मिलेगा, इसलिए साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। और ऐसा करने की वजह से हमारे पास, फर्ज करो मैंने अगर ये 1 किलोग्राम लिया है, इसको हमने कितना ले लिया, 1 किलोग्राम ले लिया, और ये कितना बना, 0.5 किलोग्राम बना, और ये कितना बना, 0.5। तो आधा किलोग्राम मेरे पास का वो एक तरह से दूसरे केमिकल कंपाउंड में यूज हुआ है, और मुझे जो बनाना चाहिए था उसके लिए आधा किलोग्राम कम पड़ गया। तो कैलकुलेशन यहाँ से मुतासिर होगी। तो हमने देखना है कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस को भी हमने फॉलो करना है। यहाँ पे अगर हम देखें H2O में ऑक्सीजन कितना है, 1 है, और H2O2 में ऑक्सीजन कितने आ गए, 2 आ गए। लेकिन अगर हम इस फार्मूले को देखें तो ये पानी का फार्मूला नहीं रहा, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का। और इस फार्मूले में देखें ये H2 है, ये पानी का फार्मूला है। तो हम प्रोपोर्शंस को देखते हैं कि 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है। तो जैसे जैसे आप मैस के लिहाज से प्रोपोर्शंस को चेंज करते जाएंगे, इनकी कंसंट्रेशन चेंज होगी, इनकी अमाउंट को चेंज करेंगे, फार्मूले में एलिमेंट्स की तादाद चेंज होती जाएगी, तो आपके पास वो वाला फार्मूला नहीं रहेगा बल्कि कोई और चीज बनेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट हमारे पास है, यानी आपको ये वाले लॉज लाजमी फॉलो करने पड़ेंगे जब भी केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे। अब टिश्योमेट्री से हम कुछ रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं, कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। उसमें टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप हमें दिए हैं। मैस टू मैस रिलेशनशिप है। अगर आपको रिएक्टेंट का मैस दिया है तो आप प्रोडक्ट के मैस को मालूम कर सकते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट का मैस दिया है तो आप रिएक्टेंट के मैस को मालूम कर सकते हैं। इसी तरह मैस टू मोल रिलेशनशिप है। अगर आपको रिएक्टेंट का मैस दिया है तो प्रोडक्ट के मोल मालूम कर सकते हैं। ठीक है, इसके अपोजिट भी हो सकता है, अगर आपको मोल दिए हैं तो आप मैस को मालूम कर सकते हैं। मैस टू वॉल्यूम रिलेशनशिप है। इसी तरह हम इसको भी कह सकते हैं कि अगर हमें एक का मैस दिया है तो दूसरे का वॉल्यूम हम मालूम कर सकते हैं। और मोल टू मोल रिलेशनशिप, एक का मोल दिया है तो दूसरे के मोल पूछे गए हैं, हम उसको भी मालूम कर सकते हैं। तो इस तरह की रिलेशनशिप हम डिस्कस करते हैं या मालूम कर सकते हैं टिश्योमेट्री में। उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी, और इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।